नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करवा रखा था। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस तक कंप्लीट स्टडी कर लिया। आज हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स। इसका हम वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, किसका यूज करते हुए? श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को यूज करते हुए। तो चलो फिजिकल केमिस्ट्री की ये आपकी यूनिट है फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स। और इसमें आज हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स। पार्टिकल इन 1D बॉक्स। हम एक पार्टिकल लेते, एक बॉक्स लेते हैं। इस बॉक्स की लेंथ तो इनफाइनाइट तक है। ये जो वॉल है ये इनफाइनाइट हाइट तक की वॉल है और जो विड्थ है वो a है। ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू a। क्लियर यहां तक? पार्टिकल जो है वो केवल और केवल इसी बॉक्स में रहेगा। ये पार्टिकल केवल वन डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ मूव करेगा। ये फिर इस वॉल की दीवार से टकराएगा, फिर वापस टर्न करेगा, फिर वॉल की दीवार से टकराएगा, फिर टर्न करेगा। मीन्स इसी बॉक्स के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। इसके बाहर बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो V0 है, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है। तो बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो V0 है और बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी जो है दोनों तरफ, बॉक्स के दोनों तरफ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो V इनफाइनाइट है। हम एक पार्टिकल, इस तरीके से पार्टिकल लेते हैं जो 1D बॉक्स में मूव कर रहा है, जिस बॉक्स की लेंथ जो है वो a है और जो हाइट है वो इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट हाइट की वॉल्स हैं। क्लियर? इस बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है और बाहर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनफाइनाइट है। क्लियर यहां तक? अब हम जानते हैं, वी नो दैट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी? किसके लिए दी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? एक ही पार्टिकल्स के लिए दी थी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए दी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमने कैलकुलेट की थी डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई के स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई के स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैलकुलेट की थी। क्लियर यहां तक? अब हम बात करते हैं, इस इक्वेशंस को नंबर दे दिया मैंने 1। अब मैं इनसाइड द बॉक्स कंडीशन लूंगी और आउटसाइड द बॉक्स, इनसाइड और आउटसाइड। सबसे पहले मैं आउटसाइड द बॉक्स बता रही हूं आप लोगों को। आउटसाइड द बॉक्स, बॉक्स के बाहर V की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। V की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। बॉक्स के बाहर, तो बॉक्स के बाहर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल स्क्वायर, मैं केवल एक्स एक्सिस की बात कर रही हूं तो केवल एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिखूंगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर।
ई माइनस इस v की जगह क्या लिख दूंगी, इनफाइनाइट साई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें तभी पॉसिबल होगा जब मेरे पास वेव साई की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैंने क्या कहा, ये इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस तभी सेटिस्फाई होगा, या ये सॉल्यूशन, ये इक्वेशंस तभी सेटिस्फाई होगी जब हमें वेव फंक्शन साई की जो वैल्यू है वो 0 होगी। उसी कंडीशंस में ये सेटिस्फाई होगी। इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रही हूं मैं। ये इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाई only when psi इक्वल टू 0। जब psi की वैल्यू 0 होगी तभी ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, psi 0, इसका मतलब psi स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। और psi स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल्स के या इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। और इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0। मीन्स वो बॉक्स के बाहर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं है। पार्टिकल हमारा कहाँ रहेगा, केवल बॉक्स के अंदर ही रहेगा। ये कंडीशंस क्या बता रही हैं कि ये जो पार्टिकल है ये बाहर नहीं मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, बॉक्स के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि बाहर पार्टिकल्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट, so we can say that the particle cannot found, the particle cannot found outside the box, outside the box। क्लियर। अब हम बात करते हैं, आउटसाइड द बॉक्स हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी देखो, इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0। जब मैं ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखूंगी तो इनसाइड द बॉक्स पार्टिकल्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई के स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस 0 साई इक्वल टू 0। अब मुझे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की कोई जरूरत नहीं है, यही वैल्यू आएगी। क्या बनेगा, खोल लो इसको, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई के स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस 0 क्या बना, ई साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये कहां से क्या कंडीशन मिलेगी, बाउंड्री कंडीशंस है। ये देखो कहां कहां मिल रहा है, ये x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a पे। मैं यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस रखूंगी इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, और इन बाउंड्रीज पे वेव फंक्शन मेरा क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों बाउंड्रीज कंडीशंस अप्लाई करेंगे इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को
सोल्व करने के लिए। देखो इस पूरी की वैल्यू में, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक वैल्यू है, इसको हम बार बार लिखेंगे तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो बहुत बड़ी होती जाएंगी, इसीलिए इस पूरे को 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई को हमने मान लिया के स्क्वायर। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है वो एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हमें मैथ्स में हमें पता है क्या होता है। ये क्या है, एक कौन सी, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 इज ए डबल या सेकंड ऑर्डर, एक ही बात, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, second order differential equation, and the solution of tentative solution, and the tentative solution of this equation। इस equations का solutions क्या होगा, psi equal to a sin kx प्लस b cos kx, जहां पे a और b हमारी इच्छा से माने गए कांस्टेंट है। a और b क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। वेयर a and b are arbitrary कांस्टेंट, अपनी इच्छा से माने गए कांस्टेंट है। अब हम इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, ये हमारी क्या है, टेंटेटिव सॉल्यूशन है। इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। इस 1D बॉक्स की क्या लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस दो कंडीशंस हैं, x इक्वल टू 0 है उस केस में साई इक्वल टू 0 है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन x इक्वल टू a था उस टाइम साई इक्वल टू 0 था। ये दोनों कंडीशंस हम यूज करेंगे। तो इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इस इक्वेशंस का नंबर डाल दो 5। सोल्व इक्वेशन 5 वी अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे हम, वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में अप्लाई कर रही हूं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, जहां पे x इक्वल टू 0 है उस केस में वेव फंक्शन साई की वैल्यू क्या है, 0 रखो। साई इक्वल टू 0, a साइन k इंटू 0 प्लस b कॉस k इंटू 0, क्या बना, 0 इक्वल टू a साइन, भाई k को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, a साइन 0 प्लस b कोस 0। अब देखो हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। ये बात आपको याद रखनी है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है। क्लियर, यहां तक की चीजें। और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है।
यहां तक की चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, आपको आनी चाहिए। अब देखो साइन 0 हमारा 0 बन गया, 0 को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मेरा 0 ही आएगा। देखो 0 इक्वल टू ये पोर्शन पूरा 0 बना, 0 प्लस b और cos 0 की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 बना। मीन्स हमारे पास इस इक्वेशंस के आधार पे b की वैल्यू क्या आ गई 0 आई। b 0 तो मेरे ये जो इक्वेशन 5 थी, अब मैं इसमें b की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो मेरे पास इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 5। देखो b की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। अब देखो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करती हूं इक्वेशन 5 में। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5। मेरे पास साई की वैल्यू क्या आ जाएगी a साइन के एक्स प्लस बी की वैल्यू 0, 0 इंटू कोस के एक्स, ये पूरी वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो गई। तो मेरे पास साई की वैल्यू क्या आ गई a साइन के एक्स, ये इक्वेशन नंबर हो गई 6। अभी भी मेरी टेंटेटिव इक्वेशन सी बनी हुई है, इसलिए अब मैं क्या करूंगी दूसरी बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करूंगी। क्या अप्लाई करूंगी दूसरी बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करूंगी। दूसरी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, जब x इक्वल टू a है उस केस में वेव फंक्शन साई की वैल्यू क्या है 0। अप्लाई कर दो। नाउ अप्लाई सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। ऑन इक्वेशन 6 क्या है x इक्वल टू 0 देन साई इक्वल टू 0 लगाओ। 0 इक्वल टू a साइन, सॉरी x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, ये रहा x इक्वल टू a देन साई इक्वल टू 0। तो क्या हुआ 0 इक्वल टू a साइन k इंटू a, यही हुआ। अब देखो ये 0 दो का प्रोडक्ट है a और साइन के a का, 0 किस किस का प्रोडक्ट है a इंटू में साइन के a का, इन्हीं का तो प्रोडक्ट है 0। अब ये 0 कब कब आ सकता है, या तो a की वैल्यू 0 हो या साइन के a की वैल्यू 0 हो। इन दो कंडीशंस में ही 0 आ सकता है या दोनों की वैल्यू 0 हो। अब देखो a और b आपके क्या थे आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसमें हमने b को पहले ही 0 कर चुके। अब यदि मैं इस a को भी 0 कर दूंगी तो मेरे पास वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मीन्स वेव फंक्शंस का सॉल्यूशन मुझे नहीं मिलेगा। तो मुझे ये तो पता है कि इस a की वैल्यू तो 0 नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट को मैंने पहले से ही 0 कर दिया है। तो क्या कहा कि a की वैल्यू तो 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल क्या है साइन के a की वैल्यू 0 हो सकती है। अब साइन की वैल्यू 0, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती है, अभी मैंने बताया था आपको साइन 0 पे 0 होती है और साइन पाई या पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पे वैल्यू क्या होती है 0। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स n इक्वल टू 1 2 3 4 5, n की वैल्यू क्या हो 1 2 3 4 5, उस केस में n पाई की साइन n पाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब देखो साइन के a किसके इक्वल हुआ
साइन एन पाई के इक्वल। ये वैल्यू मैं रख सकती हूँ, साइन के ए की वैल्यू किसके इक्वल रख दूं मैं, साइन एन पाई के, क्योंकि जीरो का रखने का वैसे भी मतलब नहीं हुआ, जीरो रखा तो के की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, कोई मतलब ही नहीं निकला, वैल्यू ही हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, मैंने ये कहा कि साइन के ए ये होगा साइन एन पाई, मीन्स के ए किसके इक्वल हुआ, एन पाई के। तो के की वैल्यू क्या बनी आपके पास, एन पाई अपॉन ए। ये इक्वेशन नंबर दे दो आप 7, इक्वेशन नंबर 7। वेव फंक्शन आपका यहां तक क्या आ गया देखो यहां तक हमारे पास वेव फंक्शन क्या आया, इस k की वैल्यू मैं 7 से किस में पुट कर दूं, 6 में। पुट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम इक्वेशन 7 इनटू इक्वेशन 6। तो हमारे पास वेव फंक्शन साइन, ये क्या आया, a एज इट इज साइन। अब इस k की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूं n पाई अपॉन a, n पाई अपॉन a इंटू में x। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 8 और इसको अभी यहां पे रखो, क्योंकि इसमें हमें क्या नहीं पता, ए हमने आर्बिट्री कांस्टेंट माना है, तो ये ए की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके की वैल्यू जब हमारे पास आ जाती है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी की वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करेंगे पहले एनर्जी की वैल्यू। देखो आपने के किसके इक्वल माना था, के स्क्वायर माना था, हमने के स्क्वायर माना था, के स्क्वायर था हमारा 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई की वैल्यू। के की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, इस के की वैल्यू को इक्वेशन 7 से मैं पुट कर दूं इस इक्वेशंस में, जो आपने नंबर दिया होगा 2 3 जो भी है उस इक्वेशंस में आपको पुट करना है। ये इक्वेशंस हमने मानी थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस कैलकुलेट की, और उसमें मैंने ये कहा था कि बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको हम साथ में लेके चलेंगे तो एक बड़ी सी इक्वेशंस बन जाएगी, इसलिए हम इस पूरी वैल्यू के इक्वल क्या रख दिया था, के स्क्वायर की वैल्यू रख दी थी। क्लियर, इसमें हमें एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। ये एनर्जी कौन सी है, टोटल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी। देखो इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू मैं किसमें पुट कर दूं, इस इक्वेशन को मैं एक देती हूं, इक्वेशन ए में पुट कर दी। क्या हुआ, एन पाई अपॉन ए, इसका क्या है, होल स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई। खोल लो, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी हमारे पास क्या आ गया, E इक्वल टू क्या आएगा, एच स्क्वायर इधर चला गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये क्या आया, नीचे आ गया 8 एम ए स्क्वायर। ये हमारे पास 1D बॉक्स की एनर्जी आ गई। एन क्या है, एनर्जी लेवल्स, एन की वैल्यू क्या है, मैंने बताया था एन की वैल्यू जो है इंटीग्रल फॉर्म में होती है 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में। तो हम E1 एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं जब एन, En की वैल्यू तो ये आ गई, जब हमारे पास E1, तो n की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 1, तो क्या आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूं 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। बाकी तो एज इट इज, केवल ये वैल्यूज तो एज इट इज आएंगी सब में। ये वैल्यूज मैंने एज इट इज रख दी, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, तो 2 का होल स्क्वायर 4, 3 रखेंगे तो 3 का होल स्क्वायर 9 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। E4 रखेंगे 16 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। इस तरीके से हम अलग अलग एनर्जी लेवल्स की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं 1D बॉक्स के अंदर। क्लियर? अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इन्हीं दो एनर्जी लेवल्स के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना होगा। किन्हीं दो एनर्जी लेवल्स के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना होगा। हम बात कर रहे हैं En और En प्लस 1 मीन्स n प्लस 1 और n वाली एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हो? हायर एनर्जी स्टेट माइनस लोअर एनर्जी मीन्स डेल ई की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? En प्लस 1 माइनस En सॉरी En की एनर्जी आपके पास थी n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। En प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? इस n की जगह मैं क्या रखूंगी? n प्लस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। ये वैल्यूज यहां पुट कर दूंगी और मैं डेल ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखो क्या होंगे। ये हटा देती हूँ। डेल ई इक्वल टू En प्लस 1 की वैल्यू क्या है? ये रही n प्लस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। फिर क्या है? माइनस En, ये रही एनर्जी n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर इन दोनों में कॉमन आ गया। तो डेल ई की वैल्यू क्या बनी? n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और कॉमन क्या आ गया? एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। करो इसको। n प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी से हमने इसको ओपन किया, डेल ई की वैल्यू आ गई n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर एज इट इज। ये यहां तक की वैल्यू n प्लस 1 का होल स्क्वायर खोली मैंने और माइनस n स्क्वायर एज इट इज, और उसके बाद एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। क्या आ गया? इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो डेल ई की वैल्यू आपके पास आ गई 2n प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? ये वाला। यहां पे n की वैल्यू क्या होगी? लोअर एनर्जी लेवल। n की वैल्यू क्या होगी? लोअर एनर्जी लेवल्स। क्लियर यहां तक? अब ये जो सेपरेशन है दो एनर्जी लेवल्स के बीच का सेपरेशन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a की स्क्वायर के। दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉक्स की लेंथ के। जैसे जैसे बॉक्स की लेंथ इंक्रीज करती जाएंगे इनके बीच जो है वो सेपरेशन कम होता हुआ चला जाएगा। और यदि मैं बॉक्स की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट कर दूं, जैसे ही a की वैल्यू इनफाइनाइट, ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी
और ये पूरी वैल्यू जो नीचे की वैल्यू है ये इनफाइनाइट फॉर्म में चली जाएगी। भाई इनफाइनाइट को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट को किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो जीरो वैल्यू आएगी। क्लियर? तो ये पूरा जो है वो डेल ई की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, जीरो हो जाएगी। मीन्स इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो खत्म हो जाएगा और एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं रहेगी। हम क्या कर रहे हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इस कंटेनर की जो लेंथ है वो फाइनाइट लेंथ होती है। क्या कहा हमने, कंटेनर की जो लेंथ है वो फाइनाइट लेंथ होती है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ यदि मैंने बढ़ा दिया तो इनके बीच जो है वो सेपरेशन डिक्रीज होता जाएगा, एनर्जी लेवल्स के बीच सेपरेशन, और यदि बहुत ज्यादा इनफाइनाइट तक कर दिया तो ये जो एनर्जी लेवल्स के बीच जो सेपरेशन है ये दोनों एनर्जीज का लेवल जो है वो मिक्स हो जाएगा और एनर्जीज जो है वो क्वांटाइज्ड नहीं रहेंगी। और हम क्वांटम में क्या पढ़ते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी, इसीलिए हम इस बॉक्स की लेंथ को क्या मानते हैं, डेफिनेट लेंथ मानते हैं। क्लियर यहां तक? अब हम बात करते हैं इस ए को कैलकुलेट करने की। हमने एनर्जी के बारे में पढ़ लिया 1D बॉक्स की। अब हम बात कर रहे हैं इस ए की। ए को कैलकुलेट करने के लिए हम अप्लाई करेंगे नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस। और मैंने आपको क्वांटम पोस्टुलेट्स पढ़ाए थे तो मैंने आप लोगों को नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस के बारे में बताया था। हमने ये कहा था कि ये जो वेव फंक्शंस होते हैं ये वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन होंगे तो ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को फॉलो करेंगे। जब भी हम इन वेव फंक्शंस में जब भी हम इन कांस्टेंट्स की वैल्यू जो मिक्सिंग को आगे हमारे जो वेव फंक्शंस हैं उनको हम मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग कोफिशिएंट्स या ये वेव कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनल कंडीशंस फॉलो करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ही वेव फंक्शन है, इसीलिए क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है इसीलिए हम कौन सी कंडीशंस काम में ले रहे हैं, नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस काम में ले रहे हैं। तो अब हम अप्लाई कराते हैं नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस किसको कैलकुलेट करने के लिए, इस ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ए हमें नहीं पता ना इसमें क्या है, हमने तो ए आर्बिट्री कांस्टेंट माना है तो इस ए की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी होगी, इसलिए हम क्या अप्लाई करेंगे, नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस। और नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस क्या थी, साई साई स्टार डीटो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। साई साई स्टार डीटो की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। हमारा साई भी यही है और साई स्टार भी यही है, ए साइन एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स। और हम ये जो इंटीग्रेशन करेंगे ये इस पे हम अप्लाई कराएंगे बाउंड्री कंडीशंस। क्या कंडीशंस है, कहां से कहां तक हमारा पार्टिकल है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a के बीच में है, तो हम ये अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करो, साई की वैल्यू मैं लिख रही हूं, a साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स इंटू साई स्टार क्या है, a साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में तो डी टो क्या है आपका, dx इज इक्वल टू 1। क्लियर यहां तक? अब देखो आपका क्या बना ये,
x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ए और ए स्क्वायर कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया, इस पे इंटीग्रेशंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया। क्लियर? ये बन गया साइन स्क्वायर n पाई अपॉन a x dx इक्वल टू 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता होती है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। अब हमें ये बात याद रखनी है क्योंकि हमें पता है कि हम साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक वैल्यू याद रखनी है कि साइन थीटा की जो वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो हम वो वैल्यू अप्लाई कराएंगे, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। अब देखो जहां मेरा थीटा है उसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूं n पाई अपॉन a इंटू एक्स, यही तो वैल्यू है थीटा की। तो यहां पे भी मैं क्या लगाऊंगी n पाई अपॉन a इंटू एक्स, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैं उठा के यहां पे पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, कि वैल्यू पुट करो ए स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, मैंने इसको डायरेक्ट 0 टू a लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं वहां से उठा के लिख रही हूं 1 माइनस कोस 2n पाई अपॉन a इंटू एक्स अपॉन में 2 dx इज इक्वल टू 1। इसको सेपरेट कर लो, a स्क्वायर 0 टू a 1 बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू a cos 2n पाई अपॉन a इंटू एक्स dx, और इन सब के इक्वल में क्या चल रहा है 1 चल रहा है। अब देखो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, देखो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर मैंने बाहर रख दिया, 1 बाई 2 इससे बाहर निकल गया, ये आएगा dx का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा 0 टू a माइनस, इसका करते हैं तो आपके पास साइन आता है, साइन 2n पाई अपॉन a इंटू एक्स, ये आया अपॉन में। अब देखो ये पूरा भी बचा है तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2n पाई अपॉन a, और कंडीशन लगा दी मैंने, कहां से कहा 0 टू a इक्वल टू 1। अब इसमें कंडीशन अप्लाई कर दो, इसमें कंडीशन अप्लाई कर दो, और इसको खोल लो। अब देखो हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ए स्क्वायर एज इट इज, अब हम इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं 1 बाई 2 एज इट इज, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हायर लिमिट क्या है a, x की जगह मैंने a रखा a माइनस 0, फिर माइनस एज इट इज 2n पाई अपॉन a, मैं बाहर लिख देती हूं 1 अपॉन, मीन्स ये क्या बना, ये बन गया a अपॉन 2n पाई। अब यहां पे वापस से कंडीशन अप्लाई कराएंगे, साइन 2n पाई अपॉन a इंटू
हाईएस्ट कंडीशन लगाओ, x की जगह a रखूं, a माइनस, वापस लोअर कंडीशन अप्लाई कराएंगे, साइन 2n पाई अपॉन a इंटू 0, यही कंडीशन अप्लाई कराएंगे। एक बार मैंने x की जगह क्या वैल्यू पुट की, a वैल्यू पुट की, और एक बार मैंने x की जगह क्या वैल्यू पुट की, 0 वैल्यू पुट की। हायर लिमिट माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट, ये लिखते हैं हम। अब देखो, इस a से ये a कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बना, a स्क्वायर 1/2, ये a में कन्वर्ट हो गया, a माइनस 0 a होता है, माइनस a अपॉन 2n पाई। अब देखो इधर साइन 2n पाई, ये तो यही बना, a से a कैंसिल आउट, ये क्या हुआ माइनस साइन, अब 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, तो ये बन गया 0। अब हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन पाई के मल्टीपल इंटीग्रल की वैल्यू, n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3, तो ये 2n भी क्या आएगा, इंटीग्रल फॉर्म ही आएगी। भाई n की वैल्यू आपके पास 1 2 3, जैसे ही मैंने रखा तो 2n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 4 6 8, इसी फॉर्म में आएगी, तो ये भी तो इंटीग्रल फॉर्म ही है, तो 2n पाई क्या साइन क्या हो जाएगा आपका 0, तो 2n पाई की वैल्यू भी आपके पास 0 है, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 है, ये 0 ये 0, तो ये पूरा ओवरऑल 0 बन गया, 0 माइनस 0 0, और 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया, वो भी क्या बना 0, इन सब के इक्वल 1 लिखते रहना, वो सब भी क्या बन गया 0, तो ये पूरी इतनी वैल्यू उठा के क्या बन गई 0, क्या बनी 0, तो आपके पास क्या आया a स्क्वायर 1/2 a, और ये पूरा 0 इक्वल टू 1। हमें a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो a स्क्वायर क्या हो गया a अपॉन 2, सॉरी 2 अपॉन a, 2 ऊपर चला जाएगा a नीचे आ जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, तो यहां का तो स्क्वायर हट जाएगा और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, √2a 2 अपॉन a, तो वेव फंक्शन साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई इक्वल टू a साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स था, यही था, इस a की वैल्यू हमने निकाल ली, तो वेव फंक्शन साई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन a रूट साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स। ये वेव फंक्शन किसके लिए आ गया, पार्टिकल्स का वेव फंक्शन आया, किसमें 1D बॉक्स के अंदर पार्टिकल्स का वेव फंक्शन आ गया। अब हम बात करते हैं वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स। वेवलेंथ h की लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें 1D बॉक्स में। हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स। वेवलेंथ of a particle in 1D box मीन्स हम वेवलेंथ मीन्स लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस के अकॉर्डिंग लैम्बडा इक्वल टू क्या था h अपॉन p, p क्या है मोमेंटम, और p की वैल्यू क्या आती है आपकी याद हो आपको p होता है mv, क्या होता है mv,
और इससे हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। इसको ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, काइनेटिक एनर्जी ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा। क्लियर? मीन्स मेरे पास ये वैल्यू क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ p²/m। ये जो एनर्जी थी E माइनस V, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल थी और V की वैल्यू बॉक्स के अंदर 0, मीन्स जो एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, और वो क्या आई, हाफ p²/m। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस P की वैल्यू निकालनी है। तो P, ये जो 2m है ये इसके साथ भेज दो, तो 2me ये इक्वल टू आ गया आपके पास p²। तो P की वैल्यू क्या आई, P इक्वल टू आया √2me। √2me ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगी, तो लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या आई, h/√2me अंडर रूट 2me। E की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी। E हमारे पास था n²h²/8ma², यही वैल्यू थी। ये वैल्यू मैं उठा के इसमें रखूंगी तो मेरे पास लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा इक्वल टू h/√2m एज इट इज, और इस E की वैल्यू रख रही हूं n²h²/8ma²। m से m कैंसिल आउट, 2 से ये 4 कैंसिल आउट, मेरे पास इक्वेशन आई लेमडा की वैल्यू मेरे पास आ गई h/रूट क्या क्या बचा, n²h²/4a²। इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगी तो मेरे पास लेमडा आ गया h/nh इंटू में ये 4a² 2a में बदलेगा और ऊपर चला जाएगा 2a, h से h कैंसिल, लेमडा की वैल्यू आ गई 2a/n। ये क्या होती है, वेवलेंथ होती है किसकी, पार्टिकल की, इसमें 1D बॉक्स में। n की वैल्यू जब 1 है तो लेमडा क्या होगा 2a, n की वैल्यू जब 2 है तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी a, n इक्वल टू 1 तो लेमडा क्या होगा 2a, n इक्वल टू 2 तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी a, भाई 2a/2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, a आया, n इक्वल टू 3 हुआ तो लेमडा की वैल्यू क्या आई 2a/3। इस तरीके से वेवलेंथ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था आपका 1D बॉक्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 3D बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।